Assalamualaikum everyone. Today in this video we are going to discuss biomolecules. Biomolecules chapter आज हम वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं. विदिन 30 to 40 मिनट्स ये चैप्टर आपका पूरा कवर होने वाला है. ये NCERT हाईलाइट से आपको हम ये पूरा चैप्टर समझाने वाले हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है. और जो जितने भी थोड़े बहुत यहाँ पर मैंने इसमें ट्रिक्स भी बताई है चीज़ें याद करने की, अगर वो ट्रिक भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. बायोमॉलिक्यूल्स. अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि लिविंग टिश्यू में रहते हैं. लिविंग टिश्यू में हमारे पास कार्बन, हम कार्बन से बने हुए हैं, है ना, कार्बन हमारे पास है. तो कार्बन से ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिविंग टिश्यू से हमें मिलते हैं उसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. अब देखेंगे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर भी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर NCERT में हाईलाइट किया गया है कि आप देख सकते हैं कि ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज़ हायर. यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा हैं कंपेयर टू दी अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के मुकाबले में कार्बन और हाइड्रोजन आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं. अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसका हम केमिकल एनालिसिस करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कर कर उसको हम पहचानेंगे कि कितने कितने हमारे पास कंपाउंड हैं. तो अब यहाँ पर देखिए, एक लिविंग टिश्यू ले लिया कोई भी, यहाँ पर एक लिविंग टिश्यू ले लिया, जैसे कि वेजिटेबल पीस या कुछ भी ले लिए और उसको ग्राइंड करें, अच्छा उसका मिक्सचर बना लिए. उसको ग्राइंड इट इन द ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड. ये एक केमिकल है, ये ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में एक पीस लिए किसी के लिविंग टिश्यू का, उसमें हम डालें ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड. वो डालकर आपने क्या करना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब उसकी एक स्लरी बना लेंगे. क्या बनाएंगे आप? उसकी स्लरी, और थिक कॉटन क्लॉथ से स्लरी पेस्ट बना लेंगे आप उसका. ठीक है. अब ये जो पेस्ट है उसको हम फिल्टर करेंगे. अब फिल्टर करने के बाद वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. फिल्टर करने के बाद जो नीचे आपका जो पोर्शन बचे हुआ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्टर रेट, है ना, फिल्टर रेट. और उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड सॉल्युबल. यहाँ पर आप देखेंगे कि एसिड सॉल्युबल पूल है. फिल्टर रेट और एसिड सॉल्युबल, ये जो आप पेस्ट बनाए थे उससे दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो फिल्टर रेट और एक रिटेंट रेट. दो चीज़ें मिलती हैं. फिल्टर रेट को हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल और रिटेंट को हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि फिल्ट्रेट जो कि नीचे जमा होता है उसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल. इसमें एसिड सॉल्युबल वाले कंपाउंड्स हैं, रिटेंटेट में एसिड इनसॉल्युबल वाले. अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है एसिड सॉल्युबल पूल में क्या रहता है. एसिड सॉल्युबल के बारे में तो हम देखेंगे तो कि फिल्ट्रेट में आता है ना, छोटे छोटे. तो एसिड सॉल्युबल में आपके पास रहेंगे ऑर्गेनिक. अब हम जान चुके थे कि एसिड सॉल्युबल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं. क्या सिर्फ एसिड सॉल्युबल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं. एसिड सॉल्युबल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, और हमारी बॉडी में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स रहते हैं. तो इसीलिए इसको डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपके NCERT में दिया गया है, उसे समझते हैं. देखिए, कोई भी आप एक लिविंग टिश्यू ले लीजिए, जैसे कि लीफ और लिवर. उसका पूरा पानी निकाल लेना है आपने. उसको क्या करना है, फिर ड्राई कर लेना है. हो गया. अब ड्राई करने के बाद उसको बर्न करना है आपने. पूरा बर्न कर दिया. अब बर्न करने के बाद आप देखेंगे कि CO2 और वाटर तो निकल गया, है ना, CO2 और वाटर निकल गया. बचा जो चीज़ है वो क्या रहेंगी? आपकी ऐश बचेंगे. अब ये जो ऐश था उसमें रहेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऐश में रहेंगे. जैसे कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के नेम देखिए, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट एटसेट्रा. ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल में. अब ये जो थे एलिमेंट्स, उसको अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स. अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे
तो इन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसेस और फैटी एसिड्स। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो चुका है। अब ये जो आप ये साइड में जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, 2 बॉक्सेस, अब उसमें आप देखेंगे कि ये कंपैरिजन बता रहा है इसका। ये बॉक्सेस में दिया हुआ क्या है? कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग और लिविंग एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हैं, उसका कंपैरिजन आपको यहाँ पर बता रहा है कि अर्थ क्रस्ट में कितना है और ह्यूमन बॉडी में कितना है। ये आपने देखना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो नाइट्रोजन से। देखिए, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल थोड़ा है ना, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कुछ उसका परसेंटेज है, तो ये एक एक्सेप्शन दिख रहा। यहाँ पर सबके तो कुछ ना कुछ है, ह्यूमन बॉडी में थोड़ा है, इसमें है, लेकिन नाइट्रोजन में आप देखिए बहुत ही कम है, अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल भी नहीं है समझो। और अब यहाँ पर देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी में 3.3% दिखा रहा है। ऐसे ही सिलिकॉन का देखेंगे 27.7, अर्थ क्रस्ट में आपको दिखा रहा है कि 27.7 है, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो नेग्लिजिबल है, हमारे पास सिलिकॉन है ही नहीं है। और ये ऑक्सीजन का भी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का भी PYQ आया सो है कि 46.6 है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है 46.6, और हमारी बॉडी में यहाँ पर देखो अर्थ क्रस्ट में कम है और हमारे बॉडी में क्या है 65। अब जितने भी आप यहाँ पर ये बॉक्स आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका कंपोजिशन ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये हम बॉक्स से कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड बॉक्स दिया हुआ है उसमें क्या है? अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे बॉडी में है उनकी लिस्ट है। जैसे हम उसका पहले भी थोड़े के नाम देख चुके थे। सोडियम, इसका फॉर्मूला भी है Na+, पोटेशियम का है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम, वाटर, ये जितने भी थे इसका यहाँ पर फॉर्मूला है। अब बात करते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायो मैक्रो, मैक्रो के वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि इनका साइज़ बड़ा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखो, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल पूल में, पर इनका जो वेट है ज़्यादा रहता है, 18 to 800 डाल्टन्स। ये वेट आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनका वेट कितना है। ठीक है, अब ये हो गए सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में पूरी बातचीत हो गई। अब होंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल के बारे में। एसिड इनसॉल्युबल पूल में टोटली 4 चीज़ें मौजूद हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स। अब जो आता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो है लिपिड्स। मेरा लिपिड्स जो है एक्सेप्शन है, यहाँ पर दिखाया कि लिपिड्स एक्सेप्शन है। इसका वेट जो है 10,000 डाल्टन अबो है। ठीक है, 10,000 डाल्टन है इसका वेट। तो है छोटा, लेकिन ये आता है किसमें? एसिड इनसॉल्युबल में। क्यों? क्योंकि ये क्या बना लेता है, पूरा अपना एक सेल में जो है पूरा गोला बना लेता है ना, लेयर्स बना के रखता है, इसीलिए वो एसिड इनसॉल्युबल में आता है। ठीक है, इसका जो वेट है लेस दैन 1000 डाल्टन। यहाँ पर देखेंगे लेस दैन 1000 डाल्टन। अब अगर 1000 डाल्टन यूजुअली रेफर टू एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अगर 1000 डाल्टन से कम वेट आ रहा है तो वो होंगे हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, ये जो है पॉलीमोरिक सब्सटेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिट्स मिलकर बना रहे हैं ना, इसीलिए उसको हम पॉलीमेरिक बोलेंगे। इसीलिए जो है लिपिड्स हमारा किस में आता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो। अब आप ये देखिए कि एसिड सॉल्युबल में, एसिड सॉल्युबल पूल में देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने हाईलाइट की है कि एसिड सॉल्युबल पूल जो क्या रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। जो भी साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन आने वाला है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? एसिड सॉल्युबल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स द साइटोप्लाज्म ये एसिड इनसॉल्युबल बनाते हैं। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज हो गए, वो क्या बनाता? एसिड इनसॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल में सिर्फ साइटोप्लाज्म का जो भी पानी वगैरह है वो आता, और एसिड इनसॉल्युबल में क्या आता? साइटोप्लाज्म और उसकी बी ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एक्सेट्रा, वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है कि वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिए ये लाइन को। जैसा मैंने हाईलाइट किया है ना एनसीईआरटी, आप भी अपने एनसीईआरटी को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप भी ऐसे हाईलाइट कीजिए, आपको रिविजन टाइम पे बहुत इजी होगा ये सब। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कि वाटर जो है मोस्ट अबंडेंट केमिकल है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि स्टूडेंट्स की मोस्ट अबंडेंट केमिकल पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? वाटर। ठीक है, क्या है? वाटर। अब साइड ही में इसका बॉक्स है, ये बॉक्स जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये PYQ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवरेज कंपोजिशन, जितने भी सेल का जो यानी कि एक जो भी है उसका वाटर का कितना परसेंटेज आता है, प्रोटीन का कितना परसेंट हमारी बॉडी में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसने अच्छे से याद करना है, ये पूरा अच्छे से आपको याद करना है। वाटर सबसे ज़्यादा, जैसे कि पहले मेंशन करा था, 70 to 90% परसेंटेज वाटर है। प्रोटीन्स देखेंगे 10 to 15% है। कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे 3% है। लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है और आयंस भी जो है 1% है। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले WPC LNI, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। WPC LNI, W यानी कि वाटर, उसके बाद इसका जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है प्रोटीन का, प्रोटीन के बाद आता कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और आयंस, ये आपका परसेंटेज हुआ। अब आते हैं फर्स्ट मैक्रो जो मॉलिक्यूल के ऊपर, अमाइनो एसिड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है और सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि जो बीच का जो साइड का जो अटैच रहता है उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसीलिए अमाइनो एसिड को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी बोलेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड के मतलब ये जो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है उसमें यहाँ पर 4 ये हैं, मतलब अलग अलग क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। 4 वेरिएबल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। ये तीनों को हम मिला के क्या बोलेंगे? आर ग्रुप। इनका नाम क्या है? आर ग्रुप। अब जो अमाइनो एसिड है ना उसके 2 टाइप्स हैं। एक तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आते हैं, नॉन एसेंशियल जो कि आगे आपके इसमें आने वाला है। अब ये जो अमाइनो एसिड जो थे उसके पास मैंने बोला था कि हाइड्रोजन लगेगा, मिथाइल भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हाइड्रोजन लगा अमाइनो एसिड के साथ वो बनेगा ग्लाइसिन, उसका नाम क्या रहेगा? वो अमाइनो एसिड का ग्लाइसिन। अगर उसके साथ मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 अटैच होगा तो वो बनेगा एलिनिन। और अगर हाइड्रोक्सिल मिथाइल बनेगा जो कि CH3OH है, वो अगर अटैच होगा तो सीरीन बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन लगा तो ग्लाइसिन, मिथाइल लगा तो एलिनिन और हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा तो सीरीन। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये PYQ भी पूछा गया है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइनो एसिड की किससे बेस्ड करती हैं? अमाइनो, कार्बोक्सिलिक और R फंक्शनल ग्रुप के इसमें बेस्ड होती है। ठीक है, अब नंबर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे अमाइनो एसिड जो है एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल है लाइसिन। ठीक है, लाइसिन। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, साइड में आप देख सकते होंगे कि मैंने ये लिखा है बेसिक अमाइनो एसिड ट्रिक याद करने के, बेहल, BAHL, बेहल। ठीक है, अब ये बेहल को आप कैसे याद करना है? B से बेसिक अमाइनो एसिड, ये आपको याद रहेगा। अब जो A है आर्जिनिन, H क्या है? हिस्टिडीन, L है लाइसिन। बेहल से आप लोग याद कर पाए होंगे कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग भी हो सकते हैं जो कि सिस्टीन है, मिथियोनिन है, ये सल्फर कंटेनिंग है। एरोमेटिक में आप देखेंगे ट्रायोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब आते हैं हम लिपिड्स केस में। लिपिड्स देखेंगे वाटर इनसॉल्युबल में। हम पहले ही अभी बात करके आए हैं कि लिपिड्स जो हैं हमारे इनसॉल्युबल में एक्सेप्शन है लिपिड, तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं कि लिपिड्स इनसॉल्युबल में आते हैं। अब ये लिपिड्स के में भी देखेंगे, अब लिपिड्स के पास एक लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं, तो इसमें लिपिड्स के पास अगर पैल्मेटिक एसिड, ये पैल्मेटिक एसिड है, इसका ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लिपिड्स में क्या क्या, अब यहाँ पर मैं आपको ये क्विक रिविजन है, पूरा डिटेल में समझा नहीं रही हूँ, तो एक क्विक रिविजन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन्हें कवर कर रही हूँ। पैल्मेटिक एसिड में आप देखेंगे 6 कार्बन है ना, पैल्मेटिक एसिड में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपको याद रखना है, 16 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आने वाले हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आर्किनोडिक एसिड में 20 कार्बन, इसे आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। पैल्मेटिक थोड़ा छोटा वर्ड है,
आर्कोनेटिक थोड़ा बड़ा है। आर्कोनेटिक में 20 यानी कि बड़े वर्ड में थोड़े ज़्यादा कार्बन्स रहेंगे, छोटे वर्ड में थोड़े कम कार्बन आटम्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड उसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट है, ठीक है। एक सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सिंपल लिपिड है वो है ग्लिसरॉल विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ये याद हो गया, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखे होंगे अगर ऐसे लिपिड जिसमें यानी कि फॉस्फोरस है और या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने सेल मेम्ब्रेन में सुना होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पर देखिए ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पर मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स में। अब सेल मेम्ब्रेन में लेसिथिन इज़ वन एग्जाम्पल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो नेम्स हैं, कौन सा फॉस्फोलिपिड है क्या नहीं, ये सब आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्या है? लेसिथिन। लेसिथिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये जो लास्ट पार्ट है वो हम देखेंगे कि अगर नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच है? हमारा न्यूक्लियोसाइड से अटैच है। नाइट्रोजनस बेस अटैच है न्यूक्लियोसाइड से। अगर न्यूक्लियोसाइड से अटैच है तो वो क्या बनेगा? नहीं, शुगर से अटैच है तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अगर नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट दोनों से अटैच है तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब उसमें हम देखेंगे एडिनोसिन, गुआनोसिन। ये आपने याद रखना है कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटेडिन ये न्यूक्लियोसाइड है और एडिनिलिक एसिड, थायमिडिक एसिड ये जो है हमारे न्यूक्लियोटाइड। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है यहाँ पर और इसका फॉर्मूला भी, और यहाँ पर रिबोस का फॉर्मूला भी आपने आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम पहले थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे कि ग्लाइसिन, एलेनिन और सीनिन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारा हो गया अमाइनो एसिड, ठीक है। ये है सी, कार्बन। कार्बन के 4 वैलेंसी रहते हैं तो यहाँ पर सी। इसके साथ अटैच है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, ठीक है। इसके साथ अटैच है ये NH2 और इधर हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन अगर आ गया, नीचे एक हाइड्रोजन, हम पहले बोले थे अगर हाइड्रोजन आया तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन बना। अब अगर यहाँ पर देखिए इसके कार्बन के साथ अगर CH3 अटैच हो गया तो क्या बनेगा? एलेनिन। और अगर इसके साथ हाइड्रोक्सी मिथाइल अगर अटैच होगा तो बनेगा ये सीरीन, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर तो पैल्मेटिक एसिड कहाँ पर है? पैल्मेटिक एसिड वगैरह। अब यहाँ पर आप देखेंगे एडेनिन। एडेनिन का हम यहाँ पर देखे थे कि एडेनिन है, ये प्यूरिन, यहाँ पर एडिनोसाइन इसका स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ आपने एक बार रेफरेंस के लिए देख लेना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखेंगे मेटाबोलाइट्स क्या रहता है। मेटाबोलाइट्स रहते हैं जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। मेटाबोलाइट्स के 2 पार्ट, 2 कैटेगरीज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों भी मेटाबोलाइट्स रहते हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में देखेंगे प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल। इसमें हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड देख सकते हैं, इसलिए हम उसको प्राइमरी बोलते हैं। हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो ये जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट बॉक्स है। अब ये आपने पूरा कंप्लीटली अच्छे से याद करना है। पिगमेंट्स यहाँ पर ये देखें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या है। पिगमेंट जैसा है वैसे आपने याद करना है। पिगमेंट्स इसमें कैरोटिनॉइड्स है, एंथोसाइनिन, ये सब पिगमेंट्स आने वाले हैं। पिगमेंट कलर जो देते हैं वो ना। अल्कोलॉइड्स हम आगे 12th में पढ़ेंगे। आपके मॉर्फिन, कोडीन हैं जो कि ड्रग्स के जैसा काम करते हैं। टेरपिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। एसेंशियल ऑयल में देखो जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो लेमन और ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स के जहरीले पदार्थ रहते हैं वो एब्रिकिन और रकिन रहेंगे। लेसिथिन, कॉन्कैविलिन ए। ड्रग्स में देखेंगे आपके विम्प्लास्टिन और कर्क्यूमिन, ये ड्रग्स के नाम हैं। पॉलीमरिक सब्सटेंस जो कि रबर है, गम, सेलुलोज, ये सब आते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का तो आपने मतलब समझ लिया था कि प्राइमरी क्या रहते हैं, सेकेंडरी क्या रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो उसका फंक्शन जो है आइडेंटिफाइलेबल है। ये हमें कैसा, ये मतलब हमारे यूज़ के लिए अलग अलग तरीक़े से यूज़ में आते हैं, लेकिन इनका हमारा एक प्राइमरी मेटाबोलाइट का जो है एक फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में फंक्शन है और होस्ट के। लेकिन जो हावेवर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, रबर हो गए और ये सेंट्स, ये सब हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ है। लेकिन जो प्राइमरी वाले मेटाबोलाइट्स वो हमारे बॉडी में एक प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड्स। पेप्टाइड कहाँ पर थे? अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर भी लिखे हुआ है कि लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना, अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इससे क्या बनता है? प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन है, हर एक प्रोटीन आप देखेंगे पॉलीमर है, किसका? अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, इसीलिए ये हेट्रोपॉलीमर भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से, एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, हम पहले भी पढ़ चुके थे कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। तो प्रोटीन इसीलिए अलग अलग अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर नहीं है, यानी कि एक ही अमाइनो एसिड से नहीं बना हुआ है प्रोटीन, बल्कि 20 अलग अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन, इसीलिए इसे हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो अब यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन है कि अमाइनो एसिड जो है एसेंशियल भी है, नॉन एसेंशियल भी है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो है हमारी डाइट के थ्रू हमें लेना पड़ता है, हमारे बॉडी में नहीं रहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, हमें ऑब्टेन करना पड़ता है, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में। अब ये जो भी बॉक्स हैं, जितने भी यहाँ पर ये जो चैप्टर में बॉक्स है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा है, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि कोलाजन ऑप्शन आ जाएगा कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है क्या, एंजाइम है क्या, हार्मोन है क्या है। ये कोलाजन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, ये याद रखना आपने। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, जैसे कि आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे, इंसुलिन हमारे बॉडी में हार्मोन है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करती है? आपके इन्फेक्शन से लड़ती है, फाइट द इन्फेक्शन। रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि सेंसरी, यानी कि रिसेप्टर वो सेंस करते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, टेस्ट है, स्मेल है, कुछ भी ये करना है, वो रिसेप्टर रिसेप्ट कर लेते हैं। GLUT4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने इसने सर्कल किया हुआ है, इसमें से PYQ आ चुका है। तो GLUT4 क्या करता है? enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराना है, तो इसीलिए GLUT4 को हम यूज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पर देखेंगे कि कोलाजन, ये बहुत ज़्यादा PYQs में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि कोलाजन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कंफ्यूज नहीं कर लेना है स्टूडेंट, प्रोटीन के बारे में पूछ रहा। अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है? कोलाजन, ठीक है। अब अगर ये आ गया अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर में आ गया तो रुबिसलोस, क्या आ गया? बिस फॉस्फेट रुबिलोस, बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलिक यानी कि रुबिस्को, ये आ गया आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल बायोस्फीयर। अगर होल बायोस्फीयर में पूछ रहा है तो रुबिस्को है, अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछ रहा तो है कोलाजन, ठीक है। यहाँ पर एक कोलाजन, ये 2 पॉइंट्स अब इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अमाइनो एसिड डन है हमारा, प्रोटीन्स डन है, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में। एक तो आता है हमारा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब ये देखो, पॉलीसेकेराइड्स हम पहले ही पढ़ चुके थे कि ये एसिड इनसॉल्युबल में आने वाले हैं। एसिड इनसॉल्युबल में पॉलीसेकेराइड आते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। पॉलीसेकेराइड जो है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है,
हम पहले से भी सुन चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या रहता है, शुगर रहता है। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स है। ये इम्पॉर्टेंट, इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है मालूम, सेलुलोज इज द पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, है ना। सेलुलोज एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनोसेक्राइड से बने हुआ है, एक ही टाइप के सेक्राइड से बने हुआ है, जो कि है सेलुलोज, दैट इज ग्लूकोज। अब ये जो है सेलुलोज होमोपॉलीमर है। हम बोले थे कि एक ही चीज़ पे बने हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेलुलोज होमोपॉलीमर है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो रोल है किडनी फंक्शनिंग में है, इसका रोल सेलुलोज हेल्प इन द किडनी फंक्शनिंग। हम यहाँ पर देखेंगे स्टार्च। स्टार्च जो है वेरिएंट है, यानी कि इसका इसी का जो है ग्लूकोज या सेलुलोज का स्टार्च स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यूज़। जितनी भी एनर्जी प्लांट्स कैसा स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स कैसा स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर है, किसके यूनिट से जुनकर यानी कि किसके यूनिट से मिलकर बना है इनुलिन, फ्रक्टोज केस से। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब देखेंगे पॉलीसेकेराइड में अगर हम ग्लाइकोजन ही ले लीजिए, इसका राइट एंड है ना, इसका राइट एंड जो रहता है रेड्यूसिंग एंड। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, आर फॉर राइट, आर फॉर रेड्यूसिंग। राइट एंड जो होता है उसका रेड्यूसिंग एंड होता है, लेफ्ट एंड जो होता है नॉन रेड्यूसिंग एंड होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे स्टार्च फॉर्म दी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल रहा है कि स्टार्च में हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब ये जो स्टार्च है, क्यों स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड कर कर रख सकता, और इसकी वजह से ही स्टार्च का जो कलर आता है ब्लू आता है। क्या कलर है इसका, स्टार्च का ब्लू कलर है। सेलुलोज डज नॉट कॉम्प्लेक्स। अब सेलुलोज के पास तो एक ही से बने हुआ है ना, तो सेलुलोज इसलिए नहीं है। ये स्ट्रक्चरल और मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड क्या है, आपका सेलुलोज है। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि प्लांट सेल जो है सेलुलोज से बने हुए। हम सेलुलोज के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्लांट सेल के पास क्या है, सेलुलोज है। पेपर मेड अप ऑफ फ्रॉम दी प्लांट पल्प, और कॉटन जो है वो सेलुलोसिक है। पेपर प्लांट से ही बनता है और कॉटन से, तो वो सेलुलोसिक है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्थोपोड्स का एक्सोस्केलेटन यहाँ पर मेंशन है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ द ऑर्थोपोड्स वो किससे बने हुआ है, नाक से। नाक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन गैलेक्टोसामीन, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, काइटिन। इसीलिए अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा हो तो आप पहले सुन चुके होंगे कि ऑर्थोपोड्स के पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, और ये जो है मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं, ज़्यादातर ये होमोपॉलीमर्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक पे आ जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे कि पॉलीसेकेराइड क्या मिलकर बनाया था, बहुत सारे कार्बो इसके हाइड्रेट के मॉलिक्यूल, तो ये भी न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ये क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल का फ्रैक्शन बनाते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज द न्यूक्लियोटाइड। बिना न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड क्या था, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तीनों मिलकर हम बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, उसमें वो इसका क्या है, ये बैकबोन है। न्यूक्लियोटाइड जो है बैकबोन रहने वाला है। वन इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकेंड इज द मोनोसाइक्लिक। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें आने वाली हैं। देखो, अब न्यूक्लियोटाइड में मैं बोली थी, एक तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा, और एक फॉस्फोरिक ग्रुप, और एक शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और एक शुगर आती, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसेस बोलेंगे हम उसको। हेट्रोसाइक्लिक यानी कि रिंग में बहुत सारे अलग अलग कार्बन्स रहते हैं, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, डिफरेंट रिंग्स हैं। तो अब ये हेट्रोसाइक्लिक में नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या है, उसके नेम्स देखिए आप, एडेनिन है, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब नाइट्रोजनस बेस्ड है।
एडेनिन, ग्वानिन, ये जो है सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स। एडेनिन और ग्वानिन का नाम क्या है? प्यूरिन। प्यूरिन के जो है मतलब नाम छोटा है, यहाँ पर ये बड़े हैं। वाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पिरामिड्स। इसका स्ट्रक्चर प्यूरिन का छोटा आने वाला है, या एडेनिन का यहाँ पर दूसरा बड़ा आने वाला है, ठीक है। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है वो आइदर रिबोज है या तो फिर आइदर डीऑक्सीरिबोज है। अब न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीरिबोज, अगर डीऑक्सीरिबोज है अगर न्यूक्लिक एसिड में, तो वो बनेगा डीएनए, क्योंकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इसमें जो है रिबोज शुगर है, अगर इसमें रिबोज शुगर आएंगी तो वो क्या बनेगा? आरएनए, ठीक है। आपको मालूम पड़ गया कि आप आरएनए कैसा बनता है और डीएनए कैसा बनता है, इसमें रिबोज और डीऑक्सीरिबोज के मैकेनिज्म से। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखेंगे, प्रोटीन्स जो ऐसा कि हम मेंशन करे थे हेट्रोपॉलीमर्स है, पहले भी हम देखे थे कि प्रोटीन्स जो है हेट्रोपॉलीमर्स है। अब ये जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर हैगा वो प्रोटीन के बेसिकली 3 to 4 स्टेज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 स्ट्रक्चर आपके प्रोटीन के मिलने वाले हैं। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सीधी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, प्रोटीन से यहाँ पर अटैच है, ये स्ट्रेट लाइन से प्रोटीन अटैच है। अब यहाँ पर ये जो आता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये इधर का जो फर्स्ट टर्मिनल आता है वो क्या है? हमारा एन टर्मिनल। इधर का जो टर्मिनल आता है वो हम बोलेंगे सी टर्मिनल, ये आपने याद रखना है। और ये जो 1 2 3 एकदम प्रोटीन कैसा अरेंज है? लाइन में अरेंज है। ये बेसिकली सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक लाइन के जैसा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन इमेजिन लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड। लेफ्ट हैंड वाला क्या है? फर्स्ट अमाइनो एसिड आता, और राइट हैंड वाला लास्ट अमाइनो एसिड, इसलिए उसको एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब आते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हेलिक्स है, ऐसा ये ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर और ये हेलिक्स के बारे में। अब ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर असल सीधा लाइन में आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। ये स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर देखो पूरे ऊन के गोले के जैसा है, एकदम पूरा ऐसा एकदम लपटेवा है ये टर्शरी स्ट्रक्चर। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक कार्टून के इसमें दिया हुआ है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा है प्रोटीन का, और ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में भी दिया गया है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है। प्रोटीन में एक अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स रहते हैं, 4 सब यूनिट्स रहते हैं, तो इसीलिए उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। 2 इसमें से 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। यहाँ पर देखेंगे इसमें से 2 जो हैं आइडेंटिकल हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? 2 सब यूनिट्स को अल्फा टाइप और बाकी के 2 वालों को बीटा टाइप। टुगेदर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन की चेन, जो कि है HB। अब हम पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड के ये जो लिंकिंग है उसके बीच के किस किस के बीच में मतलब कैसा बॉन्ड होने वाला है, ये टॉपिक अब हम आगे कवर करने वाले हैं। तो अब अगर हम देखेंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हम पहले बोल चुके थे अमाइनो एसिड से बने हुआ। अब ये अमाइनो एसिड से ये किसके इससे लिंक है, किसके थ्रू लिंक है? ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक है, ठीक है। अब 2 मोनोसेक्राइड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहने वाला है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पर ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि 2 मोनोसेक्राइड जब लिंक होते हैं इसके बीच में क्या रहता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉस्फेट की पोजीशन यहाँ पर 3 प्राइम और इसकी पोजीशन है 5 प्राइम। अब जो बॉन्ड फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड आता है उसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, और अगर 2 फॉस्फेट और 2 इसके बीच में बॉन्ड आता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो अब इसीलिए ये जो बैकबोन है न्यूक्लिक एसिड की, वो क्या है? द बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर और फॉस्फेट। पूरा डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे बनती है? शुगर और फॉस्फेट से। शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बैकबोन बनती है। अब ये जो है दूसरे नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट तो हो गए, नाइट्रोजनस बेस ये अंदर परपेंडिकुलरली लाई करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ए और जी यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन, 1 स्ट्रैंड। एडेनिन और ग्वानिन किसके साथ पेयर करेंगे? इसके साथ पेयर कर क्या बनेंगे? थायमिन और साइटोसिन। ये एडेनिन ग्वानिन पेयर करते हैं थायमिन और साइटोसिन के साथ। जैसे कि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए का।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एडेनिन और थायमिन के बीच में हम पहले बोल चुके थे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में, और फिर यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। और ये जो स्टैंड है डीएनए का वो 36 डिग्री आता है। कितना आता है? 36 डिग्री। और इसमें जो है 10 बेस पेयर की इन्वॉल्वमेंट्स होती है, और इसका जो पिच रहता है, नीचे का जो पिच है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का। 10 बेस पेयर आते हैं इसमें डीएनए में, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ये इसमें ज़्यादातर मतलब एक आध क्वेश्चन नीट में यहाँ पर आ जाता है कि इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर देखने के लिए, तो ये कैलकुलेशन समझते। ए है एडेनिन, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि एडेनिन है आपका 20%, ठीक है, और साइटोसिन आपने फाइंड करना है। साइटोसिन अपने फाइंड करना है। तो अब आप बोलेंगे सोल्यूशन, आप यहाँ पर देखेंगे एडेनिन किसके साथ पेयर हो रहा? थायमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ पेयर हो रहा? ग्वानिन के साथ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एडेनिन 20% है, तो थायमिन भी कितना रहेगा? 20%। ये क्लियर हो जाएगा। आप 20-20 कितना हो जाएंगे? ये 40, ठीक है। एडेनिन का 20, इसका थायमिन का 20 मिलाकर हो जाएगा 40। अब यही मुझे सेम करना है साइटोसिन और ग्वानिन में भी। अब ये साइटोसिन और ग्वानिन यहाँ पर ये पूरा अगर मिला लिए तो हम 100% होता। 100 में से अब ये जो इसका कंपोजिशन था इसको माइनस करना है। 40 आया था ना इसका, तो इसको 100 में से माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। अब ये जो 60 है दोनों में डिवाइड होगा, साइटोसिन में भी ग्वानिन में भी। तो अब इसका परसेंटेज कितना आया? साइटोसिन का 30 डिग्री यहाँ पर आया इसका परसेंटेज, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जो कि है एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आप पहले भी सुन चुके होंगे, प्रोटीन्स या तो केमिकल्स होते हैं एंजाइम। अब ये जो है थोड़े बहुत न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एंजाइम के जैसे। न्यूक्लिक एसिड अगर एंजाइम के जैसे बिहेव करने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम। उसे हम कहते हैं राइबोजाइम, ठीक है। अब जो एंजाइम है उसकी एक एक्टिव साइट होती है, वहाँ पर दिखाया कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम एक पॉकेट के जैसे एक्टिव साइट होती है। उसमें क्या है? आपका सबस्ट्रेट फिट होता है। अब ये जो सबस्ट्रेट फिट होता, अब ये एंजाइम केस में अब जब सबस्ट्रेट फिट होगा तो ये रिएक्शन जो है हाई रेट पे रिएक्शन आपकी अकर होने वाली है। तो अब जैसे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यहाँ पर दिखाया गया कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सिर्फ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के लिए ये बात वैलिड है, लेकिन एंजाइम्स अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड, उसमें प्रोटीन टूट जाता है पूरे एंजाइम केस में। अगर कम टेम्परेचर भी दिए तो उसमें उसका नुकसान हो सकता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ना ज़्यादा टेम्परेचर देना है हमें, ना कम टेम्परेचर देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल रिएक्शन में तो कोई शेप का चेंज हो गया या कुछ भी ऐसा चेंज हो रहा है उसको हम जिसे हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल। अब केमिकल में अंदर के अंदर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं या बॉन्ड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब हम देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनेगा? यहाँ से ये बेरियम और सल्फेट क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाटर रिलीज होगा। अब आप देखेंगे ये वाली जो रिएक्शन है, अगर हम इसमें एंजाइम की पावर, यहाँ पर ये जितने पे पैराग्राफ है उसमें हम एंजाइम की पावर देख रहे हैं कि अगर हम एंजाइम डालें तो ऐसा क्या होने वाला है रिएक्शन में, कि कितनी स्पीड फास्ट होंगी, ये हम देखने वाले हैं। ये एक रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि एंजाइम की पावर कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2, वाटर, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये हमारे ब्लड में एक एंजाइम रहता है। अगर ये हम डालें, प्रेजेंट है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, तो क्या बनता है? H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। अगर ये एंजाइम यहाँ पर नहीं रहा जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, यहाँ पर आपके NCERT में डेटा देता है और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है ऐसे। 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर एब्सेंस है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एब्सेंट है तो बनेंगे 200 मॉलिक्यूल्स। किसके? 1 घंटे में यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो मिलियंस ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे इतने मिलियंस मॉलिक्यूल बनेंगे पर सेकंड में, पर सेकंड,
ठीक है, पर सेकंड में इतने सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिसके मिलियंस, मतलब मिलियन टाइम जो है इसके जो रेट है आगे बढ़ने वाले, इतनी ज़्यादा रेट जो है मिलियन टाइम आगे बढ़ने वाली है। तो जब हम एंजाइम डालते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है। अब ये ग्राफ के बारे में समझते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये ग्राफ पे देखिए, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे क्या है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के, कितनी रिएक्शन में प्रोग्रेस हो रही है वो है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट था और ये पूरा प्रोडक्ट बना। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में रहता है ट्रांजिशन स्टेट, जो कि इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो कि जल्दी ही फिनिश हो जाता है। अब आप यहाँ पर ये ग्राफ से समझ सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पहले तो हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है अगर एंजाइम नहीं है। अगर एंजाइम है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कम एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको मालूम पड़ता है कि एंजाइम की भी पावर यहाँ पर कितनी है, कि एंजाइम कितना, एंजाइम की इम्पोर्टेंस कितनी है, ये इससे आप मालूम कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं वो एक बार आप रिव्यू कर लीजिए कि ये जो कैटालाइटिक साइकिल है एंजाइम की, ये मेथड्स क्या क्या है। पहले तो सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे एक्टिव साइट पे। ठीक है, सबस्ट्रेट हम पहले देखे थे, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट पे। फिर उसके बाद ये जो बाइंडिंग है वो सबस्ट्रेट की इंड्यूस बाई है। अब ये बाइंडिंग होने की वजह से उसका शेप में कुछ चेंजेस आएंगे। अब ये जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है, अब उसको टाइटली अच्छे से पकड़कर न्यू एंजाइम प्रोडक्ट जो है बनेगा। अब उसके बाद जो होती है आपकी रिएक्शन प्रोसीड होने लगती है। अब जो लास्ट टॉपिक्स हम आ रहे हैं इधर, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स में भी आप देखेंगे थोड़े 3-4 फैक्टर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल्स। ये 4 जो है ये फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर और पीएच पे देखेंगे, अगर ज़्यादा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाता है, एंजाइम को वर्क करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम या ज़्यादा हो गया तो एंजाइम आपके डैमेज और डीनेचर्ड भी हो सकते हैं। ये ग्राफ आपने देखना है, बेल शेप ग्राफ आपने याद रखना है। ये पीएच के लिए है और ये टेम्परेचर के लिए है। अब ये जो टॉपिक जो है कॉन्सेंट्रेशन या इनहिबिशन का टॉपिक है। अब ये टॉपिक को अब समझने के लिए जैसे कि हम देखेंगे, पहले हम सुन चुके थे कि एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है। अब ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें सबस्ट्रेट आकर बैठता था, है ना। अब ये जो सबस्ट्रेट आकर इसमें बैठता था, इसकी जगह पे कोई इनहिबिटर, कोई उसको रोकने वाला इनहिबिटर आकर बैठ जाता है। अब इनहिबिटर जो होता है ना, सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखने वाला कोई एक सब्सटेंस होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल से आप समझ सकेंगे कि आप जैसे कि लॉक रहता है आपका, अब वो लॉक में वो ही की डालने पर आपका वो लॉक खुलता है। की तो अगर सेम बनाए आप, लेकिन वो वैसी नहीं है, एकदम थोड़ी ये है उसकी अलग है, तो लेकिन वो की डालने के बावजूद भी आपके वो लॉक नहीं खुलेगा, वो ही की डालने पर लॉक खुलेगा। तो ऐसे ही आपका जो है एक्टिव साइट का मैकेनिज़्म है कि एक्टिव साइट में अगर सबस्ट्रेट जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड होंगी। अगर उसके जैसा ही दिखने वाला इनहिबिटर गया तो रिएक्शन स्टॉप। यहाँ पर आप देखेंगे इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस है ना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मैलोनेट, ये एक एग्जांपल है और ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया सो है। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस क्या किसके इस पे ये होता है, मैलोनेट पे। इसका इनहिबिटर कौन है, मैलोनेट है। अब ये और यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि कितने टाइप्स हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि एंजाइम्स के कितने टाइप हैं। नॉमेनक्लेचर यानी कि आपको मालूम ही होगा कि हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 6 क्लासेस हैं एंजाइम के, 4 to 13 सब क्लासेस हैं। अब ये जो 6 क्लासेस को याद रखने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, OTHLIL, OTHLIL, OTHLIL। ये इससे आप क्या याद रख सकते हैं, O से ऑक्सी रिडक्टेस, T से ट्रांसफरेस, H से हाइड्रोलेस,
लाइएसेस। अब यहाँ पर ये देखो ऑक्सो रिडक्टेज एंजाइम को कैटालाइज करने में, ट्रांसफरेज देखो ट्रांसफर कोई ग्रुप को ट्रांसफर करने में, हाइड्रोलाइसिस का हाइड्रोलाइसिस करेगा, लाइसेसिस यानी कि उसको जो डबल बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने में। फिर जो है आइसोमेरेस आता है। आइसोमेरेस क्या करता है? इंटर कन्वर्शन, कोई भी एंजाइम का इंटर कन्वर्शन कर देता है। और लाइगेसेस बॉन्ड को जोड़ कर रखता है लाइगेस। कोफैक्टर्स, ये जो है लास्ट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है कोफैक्टर। अब आप देखेंगे एंजाइम जो है थोड़े बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। पॉलीपेप्टाइड चेन में होंगे प्रोटीन पार्ट, है ना, लेकिन ऐसे इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट अगर रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलेंगे कोफैक्टर, और जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे एपोजाइम। अब जो कोफैक्टर हैं वो भी आइडेंटिफाइड हैं 3 टाइप्स में, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप देखेंगे हेम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है टाइटली बाउंड, किसके साथ? प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ टाइटली बाउंड रहते हैं? एपोजाइम, प्रोटीन पार्ट से बाइंड रहते हैं टाइटली। हेम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हेम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है बोलकर। कोएंजाइम में देखेंगे एंजाइम का पार्ट है, तो एपोजाइम क्योंकि ट्रांजिशन है। कोएंजाइम एक यहाँ पर देख लेंगे नियासिन, विटामिन नियासिन का आप याद रख लेंगे NADP है। और फिर बाद में मेटल आयन जिंक है, किसके ये करता कोफैक्टर है ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में, ठीक है। तो ये था क्विक रिकैप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का। वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कौन से नेक्स्ट चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।